नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 किया था, जिसमें हमने ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चन को पूरा किया था। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। जिस प्रकार से ट्रिपल सी पेपर आता है, ठीक उसी प्रकार से आपके लिए प्रैक्टिस सेट होता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपकी एग्जाम डेट है वो आ चुकी है, जल्दी आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, तो अपनी तैयारी में लग जाइए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपके लिए एक मैराथन क्लास आने वाली है, जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो चैनल से अवश्य जुड़ जाइए, जिससे कि आप ट्रिपल सी परीक्षा को बहुत ही आसानी से पास कर सकें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, और वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल 100 क्वेश्चन में से आपने कितने आंसर सही दिए हैं। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, फेसबुक की स्थापना कब हुई थी। जो फेसबुक है, आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आंसर होगा, जो फेसबुक की स्थापना है वह 2004 में हुई थी। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी। तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो फेसबुक पर यदि आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 13 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके सोशल नेटवर्किंग से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से हमने 10 से 12 क्वेश्चन इसी के रखे हैं। जैसे कि फेसबुक के संस्थापक का क्या नाम है। तो फेसबुक के संस्थापक का नाम है मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो जो फेसबुक है इसके संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आखिर इन्होंने द्वारा फेसबुक का आविष्कार कब किया गया था। तो फेसबुक का आविष्कार सन 2004 ईस्वी में किया गया। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है कि फेसबुक के संस्थापक या फेसबुक का आविष्कार कब हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इंस्टाग्राम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो इंस्टाग्राम है, आखिर इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इंस्टाग्राम की स्थापना 2008, 2010, 2012 या 2014। साथ ही साथ आपको भी कमेंट करते चलना है, जिससे ये सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएं। इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी सन 2010 ईस्वी में। इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी। तो 2010 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है इंस्टाग्राम के। तो जो इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं वो हैं आपके केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी। तो सन 2010 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक हैं केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर, इसके संस्थापक हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही आंसर होगा। और आपको पता होना चाहिए, जो मार्क जुकरबर्ग हैं ये किसके संस्थापक हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, पूछा गया है ट्विटर की स्थापना कब हुई थी। वर्तमान में ट्विटर का नाम क्या है। तो आप कहेंगे जो वर्तमान में ट्विटर का नाम है एक्स। आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ट्विटर की स्थापना हुई थी, वो हुई थी सन 2006 ईस्वी में। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी। ट्विटर की स्थापना हुई थी सन 2006 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे। जो ट्विटर का जब आविष्कार हुआ था तो इसके संस्थापक कौन थे। तो वो थे आपके जैक डॉर्सी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ट्विटर की स्थापना सन 2006 में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे। वो थे आपके जैक डॉर्सी। वर्तमान में ट्विटर का नाम क्या है। तो वर्तमान में ट्विटर का नाम एक्स है। आपसे पूछता है एग्जाम में, जो ट्विटर आपका पहले लोगो था उसमें एक चिड़िया बनी हुई थी, क्या उसका नाम लैरी था। तो आंसर होगा सही। जो ट्विटर था उसका नाम क्या था, जो चिड़िया बनी हुई थी उसका नाम था लैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है यूट्यूब। जो आप YouTube देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर हमारे YouTube की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर आप सभी भी कमेंट करना है। 2002 में क्या YouTube की स्थापना हुई, 2003 में हुई, 2005 में या 2007 में। आप सभी लोग इतना दिन से YouTube चला रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आखिर हमारे YouTube की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी। तो आंसर होगा, जो YouTube है इसकी स्थापना हुई थी सन 2005 ईस्वी में। यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी। तो यूट्यूब की स्थापना हुई थी सन 2005 ईस्वी में। और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। आखिर इसके फाउंडर कौन है यूट्यूब के। तो यूट्यूब के फाउंडर हैं आपके इन 3 लोगों ने मिलकर यूट्यूब को बनाया था। पहले हैं आपके स्टीव चैन, दूसरे चार्ल्स हार्ले, जावेद करीम। ये तीनों आपको नाम याद रखने हैं। ट्विटर की सॉरी यूट्यूब की स्थापना कब हुई। तो 2005 ईस्वी में। आपको 3 में से कोई नाम मिले तो आप इनको लगा सकते हैं। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं, साथ साथ अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये तीनों नाम जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जो आप मैंने यहाँ शुरू में 15 क्वेश्चन है जो आपके सोशल मीडिया नेट
प्लेटफॉर्म्स हैं, मीन्स कहने का मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप और टेलीग्राम से संबंधित हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको जरूर देखने को मिलेगा। टोटल 15 क्वेश्चन है आपको शुरू में, इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो इनको अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। यूट्यूब के संस्थापक हैं, आपको ये तीनों ऑप्शन को याद रखना है, स्टीव चैन, चार्ड हार्ले और जावेद करीम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया व्हाट्सअप की स्थापना कब हुई थी। आप व्हाट्सअप भी काफ़ी दिन चला रहे होंगे, आखिर व्हाट्सअप की स्थापना कब हुई थी। तो व्हाट्सअप है, इसकी स्थापना हुई थी सन 2009 ईस्वी में। व्हाट्सअप की स्थापना कब हुई थी, तो व्हाट्सअप की स्थापना है, इसकी स्थापना सन 2009 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है आखिर व्हाट्सअप के संस्थापक कौन है। जो व्हाट्सअप की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे 2009 में। और इसके संस्थापक कौन है, तो दो लोगों ने मिलकर व्हाट्सएप का आविष्कार किया था। वो कौन कौन से, तो वो थे आपके ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम। ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने मिलकर व्हाट्सएप का आविष्कार किया। कब किया, तो सन 2009 ईस्वी में इन दोनों के द्वारा व्हाट्सएप का आविष्कार किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिंक्डइन। लिंक्डइन कब स्थापित हुआ। आपको पता होना चाहिए लिंक्डइन क्या होता है। यह हमारा एक क्या होते हैं, बिजनेस करने का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपने लिंक्डइन में रजिस्टर कर सकते हैं और अपना बिजनेस के जरिए, मीन्स कहने का मतलब आप यहाँ पर नौकरियाँ ढूंढ सकते हैं। नौकरी ढूंढने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नौकरियाँ ढूंढने के लिए हम लिंक्डइन का प्रयोग करते हैं। लिंक्डइन कब स्थापित हुआ था, जो लिंक्डइन है इसकी स्थापना हुई थी सन 2003 में। लिंक्डइन की स्थापना कब हुई थी, तो 2003 में। नौकरियाँ ढूंढने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम नौकरियों को ढूंढने के लिए लिंक्डइन का प्रयोग करते हैं। आखिर इसके संस्थापक कौन है, जो लिंक्डइन है, आखिर इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं रीड हॉफमैन। लिंक्डइन के संस्थापक कौन है, तो लिंक्डइन के संस्थापक हैं रीड हॉफमैन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्नैपचैट। स्नैपचैट किस वर्ष लॉन्च हुआ था। आप सभी स्नैपचैट को बहुत अच्छे जानते होंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे फिल्टर मिल जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब है, इसका यूज आप कमेंट करके बताइए सबसे ज़्यादा यूज कौन करता है स्नैपचैट का। आखिर ये किस वर्ष लॉन्च हुआ था, तो आप कहें जो स्नैपचैट है ये सन 2011 में लॉन्च हुआ। स्नैपचैट कब लॉन्च हुआ था, तो स्नैपचैट सन 2011 में लॉन्च हुआ। आप देख पा रहे होंगे हमारे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, सभी कुछ आपका अभी 2000 के बाद ही का आपको सारा कुछ लॉन्च देखने को मिल रहा है। जैसे आपका यूट्यूब हो गया 2005 में, व्हाट्सअप हो गया 2009 में, इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे हमारे सब कुछ 2000 मिस कहने का मतलब है अभी 25 साल पहले हमारा कहने का मतलब यूट्यूब भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था, ट्विटर भी नहीं था। सारा कुछ कब आया है, इसी 25 सालों के बीच में आया है, ये डेवलप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो स्नैपचैट है आखिर इसके फाउंडर कौन है, तो स्नैपचैट के फाउंडर हैं इवान स्पीगल और बॉबी मर्फी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। इसके आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्नैपचैट इसमें लिखा बॉबी मर्फी और इवान स्पीगल, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है टेलीग्राम। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको डेली प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ जो भी मैराथन क्लास हुई, क्योंकि वो काफ़ी मैराथन क्लास हुई है, 1100 क्वेश्चन की मैराथन क्लास हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर, और साथ साथ 600 क्वेश्चन की मैराथन हुई है, 500 क्वेश्चन की मैराथन हुई है। इन सभी के पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप अभी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। आप वहाँ से पीडीएफ को देख सकते हैं। आखिर टेलीग्राम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो टेलीग्राम की स्थापना पावेल ध्रुव के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पावेल ध्रुव के द्वारा टेलीग्राम ग्रुप की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आपको जो मैंने बताया था आपके 25 क्वेश्चन है वो यहाँ पर होते हैं। आपके एग्जाम में यकीन मानिए एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा इन 15 में से। अगले क्वेश्चन है पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 में, इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित रूप से भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। यदि आप इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित रूप में भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करना होगा। यदि आप इंटरनेट पर डेटा को भेजना चाहते हैं, तो वो सुरक्षित प्रोटोकॉल कौन सा होता है, तो जो सुरक्षित प्रोटोकॉल होता है वो होता है आपका HTTPS। सुरक्षित प्रोटोकॉल कौन सा होता है, वो होता है HTTPS, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। अगले क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17 में, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर एक्सप्लेन मिलने वाला है, तो आप इसका एक्सप्लेन पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन, आपके सामने एक फंक्शन दिया हुआ है, मतलब एक फॉर्मूला दिया हुआ है।
इसका आखिर आउटपुट क्या होगा, लिखा हुआ है डबल PTM 10% भागे 12 कॉमा 36 कॉमा ये लिखा हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। यहाँ पर आपका ये 1 लाख लिखा हुआ, सॉरी 1 लाख लिखा हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करके क्या देगा, तो पूछा गया था कि इस फंक्शन को क्या कहते हैं, क्या करेगा, तो ये करेगा आपका मंथली EMI निकालेगा। ये क्या करेगा, ये फंक्शन आपका मंथली EMI निकालेगा, क्योंकि जो आपका ये फंक्शन होता है PMT, इसका ये फंक्शन होता है लोन रीपेमेंट EMI की मंथली वैल्यू को निकालता है। तो आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं यदि EMI आप निकालना चाहते हैं। पूछा गया अगले क्वेश्चन में CSC का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। CSC का फुल फॉर्म क्या होता है, CSC का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। ये फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस मिशन के अंतर्गत स्थापित किए गए, जो CSC है आखिर ये किस मिशन के अंतर्गत स्थापित किए गए थे, ये आपके नेशनल E-गवर्नमेंट प्लान के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। CSC किस मिशन के अंतर्गत स्थापित किए गए थे, तो ये किए गए थे आपके नेशनल E-गवर्नमेंट प्लान के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन 19 में लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का मुख्य उद्देश्य क्या, जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर इसमें मेल मर्ज का क्या उद्देश्य होता है। ये क्वेश्चन साथ यदि आपने पिछले वीडियो देखे होंगे, ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ, तो इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है, क्योंकि यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। क्योंकि क्या होता है, नए क्वेश्चन को तो आपके लिए डेली प्रोवाइड होते हैं आपके पास, लेकिन कम समय बचा हुआ तो आप पिछली वीडियो पढ़े हुए हैं उनको भी देखते रहिए जो आपकी ट्रिपल परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट होंगे। तो मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो आंसर होगा जो मेल मर्ज होता है इसका प्रयोग होता है एक ही डॉक्यूमेंट को कई रिसेप्ट सेंस को के लिए पर्सनलाइज का, मतलब इसका मतलब होता है कि जैसे कि आप एक कोई लेटर बनाते हैं, उसको आप कोई डॉक्यूमेंट है आप उसको कई लोगों को भेजना चाहते हैं, उसके लिए आप मेल मर्ज का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग, मतलब होता है जो ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 21 में IP एड्रेस। आपने IP एड्रेस काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन आप IP एड्रेस को देखेंगे ये किस प्रकार लिखा होता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो IP एड्रेस होता है आकर उसमें कितने डॉट होते हैं। तो आप कहेंगे एक IP एड्रेस में आप देखेंगे 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, एक IP एड्रेस में हमारे 3 डॉट होते हैं। संख्या कितनी आ जाएंगी, 1 2 3 4, क्योंकि जो संख्या होती है वो कितने में 4 में आई, क्योंकि 3 डॉट है तो इनके 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 नंबर्स होते हैं। और पूछा गया है ये किस क्लास का है, आखिर ये आपसे क्लास पूछ सकता है जो IP एड्रेस दिया हुआ है आखिर ये किस क्लास का है, तो ये हमारा वर्तमान में अभी B क्लास का है। आपको सारी क्लास बताने वाला हूँ कि कौन सी क्लास का एड्रेस कहाँ से कहाँ तक जाता है, कि जो IP एड्रेस होता है वो आपका 0 से स्टार्ट होगा 255 तक जाता है। तो इन सभी की एक स्पेशल क्लास है, तो आपको बताने वाला हूँ कौन सी क्लास में कौन सा आपका IP एड्रेस कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो जो आपका पहला IP एड्रेस होता है यहाँ पर आप देखेंगे B क्लास का IP एड्रेस है वो हमारा 172 तक है। तो जो पहला IP एड्रेस होता है वो होता है आपका 0 से लेकर 127 तक। जो पहला IP एड्रेस होता है वो होता है आपका 0 से लेकर 127 तक। और दूसरा IP एड्रेस होता है वो होता है जो आपका B क्लास का होता है, तो वो होता है 128 से लेकर 192 तक। जो B क्लास का IP एड्रेस होता है वो होता है आपका B क्लास का होता है 128 से लेकर 192 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग किसके लिए होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर उसमें जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप कहेंगे जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसमें जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है इसका प्रयोग होता है स्लाइड ऑर्डर मैनेज के लिए। स्लाइड ऑर्डर मैनेज करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो स्लाइड ऑर्डर मैनेज करने के लिए हमारा प्रयोग होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग होता है। आपका स्लाइड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया UPI। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आखिर इसका डेवलपमेंट किस संस्था ने किया UPI का, तो जो UPI है आखिर इसका डेवलपमेंट किस संस्था द्वारा किया गया था, इसका डेवलपमेंट NPCI द्वारा किया गया था। NPCI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में वी लुक अप। आपके सामने एक फंक्शन दिया हुआ है वी लुक अप, ये फंक्शन दिया हुआ है और इसके अंदर ये आपके
जी पूरा एड्रेस है एक सीट का, जी भी आप सीट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये नंबर देगा और तीसरे नंबर चाहिए। यदि सही होगा तो आपको सही होगा तो ट्रू देगा, और गलत होगा तो क्या देगा, फॉल्स देगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, आपके सामने एक फॉर्मूला लगा हुआ है, यदि ये फॉर्मूला सही होगा तो क्या देगा, सही देगा, गलत होगा तो क्या देगा, आपको फॉल्स देगा। मतलब कहने का है जो बीलू का फंक्शन होता है ये डेटा को किस प्रकार खोजता है, ये आपके डेटा को वर्टिकल खोजता है। यदि आपको बीलू का मिलता है ये डेटा को वर्टिकल खोजता है, और जबकि यदि यहाँ पर एच लिखा होता है एच लुकअप, जो एच लुकअप होता है वो डेटा को हॉरिजेंटल खोजता है। तो वर्टिकल डेटा को खोजने के लिए वी लुकअप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कॉलम 3 का वैल्यू लौट आएगा, जहां पर 101 कॉलम होगा। 101 कॉलम पर जो आपको 101 नंबर है ये आपका कॉलम का एड्रेस है, और ये आपकी पूरे अंदर वैल्यू है। और क्या करेगा, कॉलम 3 ये कॉलम का एड्रेस है, कॉलम 3 आपका, ये कॉलम 3 जैसे आप कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, एक जो आपका 3 कॉलम है और उसमें लिखा होगा 101। और उसके बाद जब आप इसको देखेंगे ये आपका काफ़ी सारी सीट होगी, उसमें के बाद आप तीसरे में जाएंगे, जैसे आपने बताया तीसरा कॉलम हो गया और 101 इसमें लिखा होगा। यदि उसमें वो वैल्यू होगी तो क्या कर देगा, सही दे देगा, अन्यथा क्या कर देगा, फॉल्स दे देगा। तो क्या करता है ये वैल्यू को लौट आता है वर्टिकल, क्योंकि आपको जो खड़े हुई लाइन होती हैं ये आपकी वर्टिकल लाइन होती हैं, जबकि लेटी हुई लाइन हॉरिजेंटल लाइन कहलाती हैं। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का अर्थ क्या है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती हैं आखिर उसमें IaaS का अर्थ क्या होता है। तो आंसर वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती हैं उसमें IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी शॉर्टकट कुंजी है आखिर इसका प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में किसके लिए होता है। इसका प्रयोग होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। सुपर स्क्रिप्ट के लिए किसका प्रयोग होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी शॉर्टकट कुंजी का। सुपर स्क्रिप्ट इस प्रकार से होता है जैसे आपके मैथ में फॉर्मूले होते हैं, जो 2 होता है या 2 से 3 हो, कुछ भी लाइन के ऊपर लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो फायरवॉल है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। जो फायरवॉल होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए, अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजी लॉकर में उपयोगकर्ता को कितनी फ्री स्टोरेज स्पेस दी जाती है। जो डिजी लॉकर है आपने इसका यूज किया होगा, क्योंकि जब आपने ट्रिपल फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर आपकी एक ABC ID मांगी गई होगी, और जो ABC ID बनती है वो किसके जरिए बनती है, तो वो डिजी लॉकर के जरिए ही बनती है। तो आपने इसका यूज किया होगा, आपने उसमें देखे होंगे आपका आधार कार्ड से आपका लॉगिन हुआ होगा। आप इसमें आधार कार्ड रख सकते हैं, मार्कशीट रख सकते हैं, अपनी डिग्री रख सकते हैं, और साथ में पैन कार्ड भी रख सकते हैं। जो भारत सरकार द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट मान होते हैं आप उन सभी को रख सकते हैं। अगर हम कितने स्टोरेज तक रख सकते हैं, तो उसकी स्टोरेज क्षमता होती है 2 GB तक। आप इसमें 2 GB तक के डेटा को रख सकते हैं, इससे ज़्यादा को नहीं रख सकते। अगले क्वेश्चन है पूछा गया 29 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसके लिए प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है इसका प्रयोग होता है सेल्स वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए। सेल्स वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो सेल्स वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है IPv6 एड्रेस कितने बिट की लंबाई का होता है। जो IPv6 एड्रेस है आखिर ये कितने बिट का होता है, तो इसका आंसर आपको सभी को कमेंट करना है, और साथ ही साथ IPv6 की फुल फॉर्म लिखनी है, क्योंकि जैसे आप कमेंट कर जाएंगे तो उम्मीद मानिए आपको भी सारे क्वेश्चन याद होते जाएंगे। IPv6 की फुल फॉर्म क्या होती है इसको भी कमेंट करना है, और ये आखिर कितने बिट का होता है ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट करने हैं। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है KYC में KYC का फुल फॉर्म क्या है। आप बैंक में जाते हैं तो आप कहते हैं आपका खाता बंद हो गया, आपको KYC करानी होगी। आखिर KYC का मतलब क्या होता है, तो KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। KYC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या अंतर होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर उसमें स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन में मुख्य अंतर क्या होता है। इन दोनों में मुख्य अंतर ये होता है जो ट्रांजिशन होता है वो आपका स्लाइड पर लगता है, और जबकि जो एनिमेशन होता है वो स्लाइड के अंदर लगता है। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। जो ट्रांजिशन होता है वो स्लाइड पर लगता है, जो एनिमेशन लगता है वो स्लाइड के अंदर लगता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा
ट्रांजिशन पूरे स्लाइड पर लागू होता है, जबकि एनिमेशन उसके ऑब्जेक्ट पर, एनिमेशन ऑब्जेक्ट उसके अंदर का हो गया और स्लाइड हो गया आपकी पूरी बाहर की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जब आप कमेंट करेंगे, जैसे आप यहाँ पर कुछ भी कमेंट करते हैं, वीडियो में कुछ भी कमेंट करते हैं, तो आपके सामने थोड़ा आप इसको इस प्रकार स्क्रॉल करेंगे तो एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, HYPE का ऑप्शन मिलेगा, उसमें लिखे होंगे पॉइंट, तो आपको उस पॉइंट पर क्लिक कर देना है और वीडियो को एक बार हाइप भी कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है भारत नेट प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो भारत नेट प्रोजेक्ट है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जो भारत नेट प्रोजेक्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य है सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना, सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना है। ये किसका हमारा मुख्य उद्देश्य है, ये आपका भारत नेट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन करंट डेट के साथ टाइम देता है। मतलब आपका जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम कौन से फंक्शन यूज करेंगे जो आपका डेट एंड टाइम दोनों देगा। तो डेट एंड टाइम यदि आप दोनों को इंसर्ट करना चाहते हैं एक ही फॉर्मूले के माध्यम से, तो वहाँ पर आप नाउ फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल NOW नाउ, कोष्टक को ओपन करके बंद कर देंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो आपके सामने सेल में जो सेल होगी उसमें डेट और टाइम दोनों वहाँ पर आपके इंसर्ट हो जाएंगे। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 2D से क्या आता है, 2D से सिर्फ आपका क्या आता है, वो सिर्फ डेट आती है, और यदि आप डेट और टाइम दोनों चाहते हैं तो आपको उसके लिए नाउ फंक्शन का यूज करना होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी में फार्मिंग अटैक क्या है। जो फार्मिंग अटैक होता है साइबर सिक्योरिटी में, आखिर ये क्या होता है। जो फार्मिंग अटैक होता है ये आपका एक प्रकार का यूजर को फेक वेबसाइट पर रेडिकेट करना। जो यूजर्स हैं, जैसे अपन लोग यूजर्स हैं, इनको फेक वेबसाइट पर ले जाना, मतलब कहने का आपको वो यूजफुल दिखाएगा और वो क्या करेगा, आपको फेक वेबसाइट पर ले जाएगा जहाँ से आपका डेटा लीक होने की संभावना होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ। जो भारत में डिजिटल इंडिया अभियान है, आखिर ये कब प्रारंभ हुआ। तो आप कहेंगे ये सन हमारे 2015 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट टूल किस मेन्यू में पाया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर होता है और उसमें जो वर्ड काउंट टूल होता है आखिर ये किस मेन्यू में पाया जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं जो टोटल आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट लिखा हुआ है, आखिर कितने वर्ड लिखे हुए हैं, कितने स्पेस हैं और आपने कितने पैराग्राफ लिखे हैं, तो आप यहाँ सब कुछ देख सकते हैं। तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट टूल, आखिर हमें देखना है कि हम टोटल कितने वर्ड लिखे। तो आखिर ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा वर्ड काउंट टूल का, ये ऑप्शन मिलता है हमारे टूल्स मेन्यू में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कैप्चर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो होता है यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि यह यूजर्स है या बॉट्स। मतलब कहने का कि जैसे कि कंप्यूटर द्वारा कोई कार्य अपने मन से तो नहीं किया जा रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है या कंप्यूटर द्वारा वो कार्य स्वयं से किया जा रहा है, सिर्फ इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कैप्चर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन है पूछा है क्वेश्चन नंबर 39 में DNS का मुख्य कार्य क्या है। जो DNS होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो DNS का मुख्य कार्य होता है IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना। जो IP एड्रेस होता है इसको डोमेन नेम में बदलना, ये DNS का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 40 में ट्रोजन हॉर्स किस प्रकार का है। जो ट्रोजन हॉर्स है आखिर ये क्या है। तो ये ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का आपका मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स आपका एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो, क्या होता है आपका एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 41 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 कब किसने और बनाया। जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था आपका परम 8000, आखिर इसको कब बनाया गया था। तो इसको सन 1991 ईस्वी में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका आविष्कार विजय भाटकर पांडुरंग जी द्वारा किया गया था। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा किया गया था। कब किया गया था। सन 1991 में। यदि आपसे संस्था पूछे किस संस्था द्वारा बनाया गया था, इसको CDEC संस्था द्वारा बनाया गया था। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 42 गूगल ड्राइव किसका उदाहरण। जो गूगल ड्राइव है आखिर ये किसका उदाहरण है। तो आप कहेंगे जो गूगल ड्राइव है ये हमारे क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया OMR। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? जो OMR होता है इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। इसका प्रयोग किस तकनीक के लिए होता है? इस तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो OMR होता है इसका प्रयोग होता है जब भी आप टेस्ट देने जाते हैं, जैसे कि ऑफलाइन आपका पेपर होता है, जैसे वर्तमान यूपी पुलिस का पेपर हुआ था और फिर से ऐसा ही वैकेंसी आ गई है। जो आपके पेपर ऑफलाइन होते हैं, आप बीए कर रहे होंगे, बीएससी कर रहे होंगे, तो आप उसमें देखेंगे जब आपको OMR सीट मिलती है तो आप उसको भरते हैं। तो क्या आपको लगता है कोई एक व्यक्ति बैठा हो जो आपकी टिक चेक कर रहा होगा, आपने ए लगाया, बी लगाया, सी लगाया, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, हम उनको कंप्यूटर में डालते हैं, हम इसको एक मशीन में डालते हैं और वहाँ से आपको वो सारी चेक हो जाती है। वो आपका होता है OMR, उनको चेक करने के लिए। तो आंसर होगा, आंसर शीट रीडिंग के लिए किसका प्रयोग होता है? आंसर शीट रीडिंग के लिए हमारा OMR का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फायरवॉल मुख्यतः किस स्तर पर कार्य करता है? जो फायरवॉल होता है आखिर ये मुख्यतः किस स्तर पर कार्य करता है? जो फायरवॉल होता है यह मुख्यतः हमारे नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। फायरवॉल मुख्यतः किस लेयर पर कार्य करता है? तो जो फायरवॉल होता है यह मुख्यतः हमारे नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर इसमें एक वर्कशीट में कितने कॉलम अधिकतम हो सकते हैं? जो कॉलम होते हैं वो अधिकतम वो हमारे 16,384। एक वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं? तो एक वर्कशीट में अधिकतम 16,384 कॉलम हो सकते हैं। जबकि यदि आप सिर्फ रो पूछें, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ जाता है रो कॉलम कितने होते हैं एक वर्कशीट में? तो रो होती हैं आपकी 10,48,576 रो होती हैं। और जबकि कॉलम पूछे तो कॉलम होते हैं 16,384। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 46 में IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? जो IPv6 एड्रेस होता है आखिर इसकी लंबाई कितनी होती है? जो IPv6 एड्रेस होता है इसकी लंबाई होती है हमारी 32 बिट की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए सही आंसर होगा। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था IPv6 का फुल फॉर्म और ये कितने बिट की लंबाई का होता है? तो IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 और ये होता है आपका टोटल 128 बिट का। याद रखना है, 4 पूछे तो 32 बिट का और 6 पूछे तो 128 बिट का। इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस अवधारणा पर आधारित है? जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है आखिर ये किस अवधारणा पर आधारित है? तो आंसर होगा जो हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया था? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए Alt प्लस शिफ्ट प्लस ओ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही आंसर होगा। Alt प्लस शिफ्ट प्लस ओ का प्रयोग करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स को बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर वायरस का ऐसा प्रकार जो वुड सेक्टर को प्रभावित करता है। कंप्यूटर वायरस का ऐसा प्रकार जो वुड सेक्टर को प्रभावित करता है तो वो होता है आपका वुड इन्फेक्टर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। कंप्यूटर वायरस का ऐसा प्रकार जो वुड सेक्टर को प्रभावित करता है तो वो होता है आपका वुड इन्फेक्टर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। एंड आपका 50वें नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है SSL। SSL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। आखिर पूछा क्या गया था SSL सर्टिफिकेट किसके लिए प्रयोग होता है? तो मैंने बताया कि सिक्योर सॉकेट लेयर का फुल फॉर्म होता है, मतलब कहीं ना कहीं ये हमारी सुरक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही आंसर होगा। डेटा इनक्रिप्शन इन नेटवर्क। डेटा इनक्रिप्शन इन नेटवर्क के लिए SSL का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं।
आपके एग्जाम में जो 60 क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो जिस प्रकार से आपके एग्जाम में आते हैं, यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन होंगे, वहाँ तक ऑब्जेक्ट होंगे, उसके बाद 40 क्वेश्चन होंगे वो ट्रू फॉल्स की भी हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, और साथ ही साथ आपको भी प्रत्येक स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है सभी को 1 से 2 कमेंट जरूर करने हैं पूरे वीडियो में। ऐसा नहीं कि आप पूरा वीडियो देख लेंगे, क्योंकि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि आपको कम से कम 1 से 2 कमेंट करने हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 51, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू किस की से खोला जा सकता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से की का प्रयोग करना होगा? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू को खोलने के लिए F5 कुंजी का प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का ये होता है, जैसे आपने उसमें स्लाइड बना ली, आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड बना ली और आप उनको देखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम F5 कुंजी का प्रयोग करते हैं। मैं स्लाइड को रन करने के लिए F5 कुंजी का प्रयोग किया है। जो स्लाइड बनी है उनके देखने के लिए F5 कुंजी का प्रयोग होता है। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, रूट किट किस प्रकार का खतरा? जो रूट किट है आखिर ये किस प्रकार का खतरा है? तो वह आंसर होगा, जो रूट किट है ये हमारे एक प्रकार का क्या है? मेलवेयर है। रूट किट क्या है? तो एक प्रकार का हमारा ये मेलवेयर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ई गवर्नेंस का वर्जन स्टेटमेंट सीएमलेस एक्सेस सिक्योर एंड ऑथेंटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किस नीति से जुड़ा हुआ है? आखिर जो हमारा ई गवर्नेंस का विजन स्टेटमेंट है आखिर ये किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर पूछा गया है ई गवर्नेंस का विजन स्टेटमेंट है आखिर ये किस नीति से जुड़ा हुआ है? यह आपके नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जी किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है? ये आपके NEGP के माध्यम से जुड़ा हुआ है। मतलब आपसे ये क्वेश्चन ऊपर का पूछे ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है आपसे कि NEGP का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपके लिए फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। NEGP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NEGP का फुल फॉर्म होता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। NEGP का फुल फॉर्म होता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया था? यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम फंक्शन को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो ऑटो सम फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए Alt+Equal का प्रयोग करते हैं। आल्ट के साथ आप जैसे बराबर चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो आप वहां से ऑटो सम को इंसर्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन है पूछा है क्वेश्चन नंबर 55 में, SQL इंजेक्शन किस प्रकार का खतरा? जो SQL इंजेक्शन है आखिर ये किस प्रकार का खतरा होता है? यह हमारे डेटाबेस हैकिंग अटैक होता है। क्या होता है? SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आखिर किस प्रकार का इंजेक्शन खतरा है पूछा गया है, तो आंसर होगा यह हमारे डेटाबेस हैकिंग अटैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, फर्स्ट कंप्यूटर बग किसे माना जाता है? जो पहला कंप्यूटर बग है आखिर वो किसे माना जाता है? तो आंसर होगा जो पहला हमारा कंप्यूटर बग है वो आपका एमोथ इन हार्वर्ड मार्क सेकंड को माना जाता है। जिस प्रकार से जो हमारा पहला कंप्यूटर वायरस है वो क्रीपर को माना जाता है। जो पहला कंप्यूटर वायरस है वो क्या है? तो वो आपको क्रीपर को माना जाता है। उसी प्रकार से जो पहली कंप्यूटर बग थी, बग मतलब वो तो टूटी होती है, वो किसे माना गया था? वो माना गया था एमोथ इन हार्वर्ड मार्क सेकंड को माना गया था। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड अकाउंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? जैसे अभी आप पढ़कर आए हैं, यदि आप वर्ड अकाउंट ऑप्शन खोलना चाहते हैं तो आपको टूल्स मेन्यू का प्रयोग करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट शॉर्टकट की माध्यम से पहुंच जाएं तो शॉर्टकट की क्या होती है? तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+C। आप Ctrl+Shift+C का प्रयोग करेंगे तो आप इसको खोल सकते हैं। आप देखेंगे शॉर्टकट भी दोनों जगह पे एक सी है, लेकिन आपको वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। आपका इसका आंसर जरूर ऑप्शन, यदि आपने बी या डी लगा दिया है तो आपको आंसर इसका नंबर आपको जरूर मिलेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, RAID टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या? जो RAID टेक्नोलॉजी है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो RAID टेक्नोलॉजी होती है इसका मुख्य उद्देश्य होता है डेटा सिक्योरिटी एंड रेडंडेंसी। मतलब क्या होता है इसका? रेड टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा सिक्योरिटी एंड रेडंडेंसी, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, UPI 2.0 में कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई? UPI 2.0 है आखिर इसमें कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई है? तो इसमें आपकी ओवरड्राफ्ट फैकल्टी जोड़ी गई। क्या जोड़ा गया है इसमें? आपका ओवर ड्राफ्ट फैकल्टी को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। एंड आपका क्वेश्चन नंबर 60 है जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल रेफरेंस जो हमेशा स्थिर रहता है उसको क्या कहते हैं? जैसे आपकी कोई सेल है आखिर वो हमेशा कब स्थिर रह सकती है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको सेल को
एब्सोल्यूट रेफरेंस में बदलना पड़ेगा। एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे लगता है, तो आपको डॉलर चिन्ह का प्रयोग करना होगा, ये आपके एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बन जाएगी। इसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन पूरे होते हैं और यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। एक क्वेश्चन और है हमारा जो एडवांस में है 61 नंबर का, पूछा गया है एआई का वह ब्रांच जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझने पर केंद्रित, जो एआई का वह ब्रांच है जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझने का केंद्रित है, तो वो है आपका एनपीएल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और इसके बाद आपके यहाँ पर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया, जो हमारे यहाँ पर पहला ट्रू फॉल्स है, तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों अलग अलग होते हैं। तो आंसर होगा आपका ट्रू, क्योंकि जो ट्रांजिशन होते हैं और एनिमेशन होते हैं, ट्रांजिशन आपका स्लाइड पर लगता है, जबकि जो एनिमेशन होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट पर लगता है, जो स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट होता है उस पर लगता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है रैम। जो रैम होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो आप कहेंगे फॉल्स, क्योंकि जो रैम होती है ये हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्योंकि जो वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें मतलब होता है कि जैसे ही लाइट चली जाती है आपका डेटा पूरा हट जाता है। जैसे आप कंप्यूटर कोई कार्य कर रहे हैं और अचानक लाइट चली जाती है और आपने उस कार्य को सेव नहीं किया, तो वो आपका डेटा हट जाएगा। तो रैम किस प्रकार की मेमोरी है, ये आपकी वोलेटाइल है। और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी रोम। रोम होती है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में फिंगरप्रिंट्स, रेटिना, आइरिस स्कैन शामिल होते हैं। जो फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक होती है, क्या इसमें हम फिंगरप्रिंट के साथ साथ रेटिना और आइरिस स्कैन कर सकते हैं, तो आंसर होगा आपका ट्रू, क्योंकि आपको फिंगरप्रिंट के साथ साथ आपकी आई भी स्कैन हो जाती है। यदि आपके कहीं पर फिंगरप्रिंट नहीं लग रहे हैं तो आपको वहाँ पे आई को स्कैन भी किया जा सकता है और उससे वेरीफाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल में सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है। जो ईमेल होता है, क्या इसमें सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। जो ईमेल होता है इसमें सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आंसर होगा आपका ट्रू। ईमेल का आविष्कार सन 1971 ईस्वी में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था और ये फुल फॉर्म आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूएसएसडी का पूरा नाम अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। जो यूएसएसडी है, क्या इसका फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आईआरसीटीसी तत्काल टिकट बुक करने का मेल आता है। मतलब कहने का मतलब है जो आईआरसीटीसी होता है, क्या आप इसके माध्यम से तत्काल टिकट को बुक कर सकते हैं, तो आंसर होगा सही, क्योंकि आप इसके माध्यम से टिकट को तत्काल घर बैठे ही बुक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रोम एक वोलेटाइल मेमोरी है, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि अभी मैंने बताया था रोम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रोम आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और इसका फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। यह आपकी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है उमंग ऐप से खोया हुआ मोबाइल खोज सकते हैं, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि उमंग ऐप से आप कोई भी खोया हुआ मोबाइल को नहीं खोज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 70 में पीपीएफ एक लोकप्रिय दीर्घकालिक निवेश विकल्प है। जो पीपीएफ है, क्या यह एक लोकप्रिय दीर्घकालिक निवेश विकल्प है, तो आंसर होगा ट्रू। इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सरकार द्वारा समर्पित स्कीम है जिसमें ब्याज टैक्स क्या होता है, वो जो ब्याज टैक्स होता है वो आपका फ्री होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पेज के नीचे होता है उसको फुटर कहते हैं। जो पेज होता है, जैसे आपका ये लिब्रे ऑफिस राइटर है और इसका जो पेज है, जो ऊपर का सेक्शन क्या कहलाता है और नीचे क्या कहलाता है, तो बताया गया है जो नीचे का हिस्सा होता है उसको फुटर कहते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, जो नीचे का हिस्सा होता है वो फुटर कहलाता है। यदि आपसे ऊपर का हिस्सा पूछते तो ऊपर का क्या कहलाता है, ऊपर का हेडर कहलाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बीडीयू। जो बीडीयू का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। तो पूछा गया है एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, तो पूछा गया है यह एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, दोनों है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। यह आपकी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इसे इनपुट भी माना जा सकता है, क्योंकि जब आपकी टच स्क्रीन काम करने लगती है उसकी, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका इनपुट डिवाइस में भी आ जाता है। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल स्क्रीन है आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होती हैं। जैसे आपका ये
एंड्रॉयड मोबाइल है आपका इनपुट और आउटपुट दोनों में आ जाता है। लेकिन जो आपका कीपैड मोबाइल होता है वो आपका सिर्फ क्या हो जाता है, जैसे उसकी स्क्रीन काम नहीं करती, उसके सिर्फ बटन काम करते हैं, तो आप देखेंगे उसमें हम स्क्रीन को टच करके काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंप्यूटर में वायरस भेजना आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 43, 66 और 66(1) के तहत आता है। जो कंप्यूटर में वायरस होते हैं वो आईटी एक्ट 2000 सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है क्वेश्चन नंबर 74 में क्यूआर कोड संपर्क रहित कार्य करता है। जो क्यूआर कोड होता है क्या यह संपर्क रहित कार्य करता है, तो आंसर होगा ट्रू। क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्यूआर का फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस कोड होता है। यह स्कैन करके बिना संपर्क के पेमेंट वेबसाइट खोलने में संभव होता है। मतलब कहने का है कि आप सिर्फ इसको स्कैन करेंगे और उसके माध्यम से आप कोई वेबसाइट खोल सकते हैं। जैसे आपके सामने कोई भी स्कैनर लगा हुआ, आप स्कैन करेंगे तो यदि उसकी कोई लिंक होगी तो वो आपके सामने लिंक ओपन होकर आ जाएगी, यदि आप उसको गूगल लेंस से स्कैन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अमेजॉन सोशल नेटवर्क है। जो अमेजॉन है क्या यह एक सोशल नेटवर्क है, तो आप कहेंगे फॉल्स। क्या है यह एक आपका बिजनेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अमेजॉन का मतलब B2B के वो B2C के अंतर्गत आता है। आपको कुछ भी ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। जो आपका अमेजॉन होता है ये आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। जैसे आपका अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये आपके ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। मतलब क्या होता है इसमें, इसके माध्यम से आप कोई भी ऑनलाइन वस्तु मंगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है इनक्रिप्शन सुरक्षा के लिए उपयोग होता है। जो इनक्रिप्शन होता है क्या इसका प्रयोग सुरक्षा के लिए होता है, तो आंसर होगा ट्रू। इनक्रिप्शन का प्रयोग होता है सुरक्षा के लिए। TCP/IP इंटरनेट से जुड़ा प्रोटोकॉल। जो TCP/IP होता है इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़ा हुआ प्रोटोकॉल है, तो आंसर होगा ट्रू। इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एंटीवायरस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। जो एंटीवायरस होता है क्या यह कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आंसर होगा फॉल्स। क्योंकि जो एंटीवायरस होता है उसका काम होता है सुरक्षा करना, उसका काम होता है सुरक्षा करना, ना कि नुकसान पहुंचाना, तो आंसर होगा आपका फॉल्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 79 में 100 के नोट का साइज, जो आपके 100 रुपये का नोट है क्या इसका साइज 66 mm से मल्टीप्लाई 142 mm होता है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। RBI द्वारा 100 के नोट का साइज यही निर्धारित किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जो 500 का नोट है क्या इसका साइज 66 mm और 150 mm मल्टीप्लाई 150 mm निर्धारित किया गया है, तो आंसर होगा ट्रू। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नेफ्ट और RTGS दोनों ही फंड ट्रांसफ़र के तरीके हैं, तो आंसर होगा ट्रू। जो नेफ्ट होता है और RTGS होता है दोनों ही फंड ट्रांसफ़र के तरीके होते हैं। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और जबकि जो RTGS होता है इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है WWW के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली। जो WWW के फाउंडर हैं क्या ये टिम बर्नर्स-ली हैं, तो आंसर होगा ट्रू। जो WWW है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब और इसके फाउंडर हैं टिम बर्नर्स-ली। आखिर इसका आविष्कार कब किया गया था, तो इसका आविष्कार आपका 1989 ईस्वी में किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। या तो आपसे पूछेगा WWW की फुल फॉर्म क्या होती है, आगे इसका आविष्कार कब हुआ, इसके आविष्कारक कौन है, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर दोनों मतलब क्या होता है। जो ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर एक होते हैं, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है और रेफरेंस नंबर होते हैं ये हमारे दोनों अलग अलग होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फेसबुक अकाउंट खोलने के लिए क्या न्यूनतम उम्र 13 वर्ष है। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था, यदि आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। आप कोई व्यक्ति बनाता है अपना फेसबुक अकाउंट तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी 13 वर्ष। यदि आप 13 वर्ष से कम है तो आपका अकाउंट क्या होगा, वहाँ पर एक्सेस नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या यह एक वेब ब्राउज़र है, तो आंसर होगा ट्रू। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रोल+F का प्रयोग फाइंड करने के लिए होता है। कंट्रोल+F शॉर्टकट कुंजी होती है, क्या इसका प्रयोग फाइंड करने के लिए होता है, तो आंसर होगा ट्रू। आप यहाँ से किसी भी मीनिंग या किसी भी नाम को सर्च कर सकते हैं, राइटर या
राइटर या एमएस वर्ड में। अगले पेज क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल में डोमेन नेम जरूरी होता है। जो ईमेल होता है क्या इसमें डोमेन नेम जरूरी होता है? तो आंसर होगा ट्रू। ईमेल में आपका डोमेन नेम जरूरी होता है। मतलब कहने का जैसे आप एक यूजर आईडी बनाते हैं और यूजर आईडी के साथ साथ आपको उसमें एक डोमेन नेम लगाना जरूरी होता है, जैसे आपका लगा हुआ है यहाँ पर .com। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए रिसीवर का ऑनलाइन होना जरूरी होता है। जैसे आप किसी को ईमेल भेजते हैं, क्या उसका ऑनलाइन होना ज़रूरी होता है? तो आप कहेंगे फॉल्स, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को ईमेल भेज रहे हैं, शायद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो तो क्या उसके पास ईमेल नहीं जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल फॉल्स। जब आप किसी व्यक्ति को ईमेल भेजते हैं तो उसके पास ईमेल वो चला जाता है, चाहे उसका मोबाइल बंद हो या किसी प्रकार से सेवा में हो ना हो, लेकिन उसके पास ईमेल चला जाता है। लेकिन उसको दिखेगा तभी जब अपने मोबाइल को ऑन करेगा और इंटरनेट चालू करेगा, तभी उसको वो ईमेल दिखेगा, लेकिन आपके मोबाइल से वो कहने का मतलब है चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर आधारित ऑपरेशन को कंप्यूटर एडेड सर्जरी कहते हैं। जो कंप्यूटर आधारित ऑपरेशन को कंप्यूटर एडेड सर्जरी कहते हैं। तो आंसर होगा आपको ट्रू। कंप्यूटर की मदद से सर्जरी को नियंत्रित और सटीक बनाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में हुआ। जो वैक्यूम ट्यूब है क्या इसका प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में हुआ? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। और इसका समय पीरियड कितना था? तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1940 से लेकर 1956। ये आपकी पहली जनरेशन का टाइम पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हैकर मोबाइल चुराने के बाद उसकी सेटिंग नहीं बदल सकते। जो हैकर होते हैं क्या आपके मोबाइल चुराने के बाद या आपका जो डेटा चुराने के बाद क्या उसको नहीं बदल सकते हैं? तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जब उनके द्वारा आपके मोबाइल का डेटा चुराया जा रहा है तो क्या उसकी सेटिंग नहीं बदल सकते? तो बिल्कुल बदल सकते हैं। तो आंसर होगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 200 के नोट का रंग स्टोन ग्रे होता है। जो 200 का नोट होता है क्या इसका रंग स्टोन ग्रे होता है? तो आंसर होगा आपका फॉल्स, क्योंकि इसका असली रंग होता है वो होता है आपका ब्राइट येलो। आपने 200 का नोट देखा होगा, उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग येलो होता है। पूछा गया है अर्पानेट एक सर्च इंजन। जो अर्पानेट है ये फुल फॉर्म भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यह एक आपका सर्च इंजन नहीं है, ये आपका पैरेलल नेटवर्क था। क्या है ये आपका एक पैरेलल नेटवर्क है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजी लॉकर में आधार कार्ड जरूरी होता है। जो डिजी लॉकर होता है तो मैंने आपको बताया था यदि आप डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो आपका आधार कार्ड से ही वेरीफाई होगा। मतलब क्या है डिजी लॉकर में आधार कार्ड जरूरी नहीं, बहुत ही ज़रूरी होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल इंडिया का विजन है जो वो आपका नॉलेज इकोनॉमी है। मतलब कहने का मतलब है डिजिटल इंडिया का विजन ट्रांसफर इंडिया इनटू डिजिटली इम्प्रूव्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी की है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कुकीज का प्रयोग यूजर की ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए होता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। जो कुकीज होता है ये क्या करता है? ये आपकी गतिविधियों को स्टोर कर लेता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। कुकीज का प्रयोग यूजर की ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कंप्यूटर में कैच मेमोरी को स्लो मेमोरी कहते हैं। जो कैच मेमोरी होती है क्या इसको स्लो मेमोरी कहते हैं? तो आंसर होगा फास्ट, क्योंकि जो कंप्यूटर में कैच मेमोरी होती है ये आपकी फास्ट मेमोरी होती है। और सीपीयू का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आईमैप प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल फेसिंग के लिए होता है। जो आईमैप होता है क्या इसका प्रयोग ईमेल फेसिंग के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ट्रंक के नेट फंक्शन का प्रयोग टेक्स्ट को जोड़ने के लिए होता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कॉनकैटनेट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है एफटीपी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ट्रू। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन पर यदि किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। और यदि कोई ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आप सभी की डिमांड से हम वो वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो कमेंट में जरूर बताएं कि टोटल आपने 100 क्वेश्चन में से कितना आंसर सही दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।